हेलो एस्पिरेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी की सीरीज जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कंपनी रूल के बारे में पढ़ लिया था जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स के बारे में बात करी थी। अब हम बात करेंगे क्राउन रूल के बारे में। हमें पता है जो क्राउन रूल था वो 1858 से लेके 1947 था 7 तक था। और इस ड्यूरेशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट एक्ट पास किए थे, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आपको पता है 57 में रिवोल्ट हो गया था, जिसके बाद 58 इसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट के भी बोला गया, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद 2 काउंसिल एक्ट्स आए और फिर उसके बाद शुरू हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में हम काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 तक पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। वेल कोई नहीं, देखिए आगे। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है, ये एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी इसे बोला जाता है। इस एक्ट के थ्रू जो कंपनी रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसको एबॉलिश कर दिया गया और सारा का सारा जो पावर्स थी वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी गई। जितनी भी उसकी टेरिटरी थी, जो रेवेन्यू पावर्स थी, सब कुछ जो था वो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ था, वन बाय वन करके, ठीक है। चलिए इस एक्ट के फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनको वायसराय बना दिया इंडिया का। अब ये जो वायसरॉय थे ये डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव थे किसके? ब्रिटिश क्राउन के इंडिया में, ठीक है। देखो जैसे जैसे नेम चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी चेंज होंगी। यहाँ पे इन्होंने पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया और किसका रूल स्टार्ट हो गया? क्राउन का। इस तरह कि इन्होंने सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको सबसे पहले बनाया गया वायसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट जो वायसरॉय थे वो थे लॉर्ड कैनन, ठीक है। लॉर्ड कैनन जो थे ये इंडिया के फर्स्ट वायसरॉय बने। इसमें इस रूल के बाद जो ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, जो ड्यूअल गवर्नमेंट थी ना, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, आपको पता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी इसको हैंडल करती थी, ठीक है। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन को रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे, जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे, सॉरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे वो आपके पॉलिटिकल सिस्टम को देखा करते थे, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो पूरे के पूरे कॉमर्शियल जो भी रिलेशन थे उनको देखा करते थे। इसके बाद इसको पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया। अब जब ये एबॉलिश हो गया तो न्यू ऑफिस स्टार्ट हुआ, क्या? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये क्या करते थे कि ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल था इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। डन, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी काम हो रहा होगा वो सब किसके थ्रू हो रहा होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब ये वाइसराय क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है, इन सब के बारे में मैं जस्ट अभी बताती हूँ आपको, जस्ट देखिए अभी, ठीक है। ये क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। ये किसके मेंबर थे? ब्रिटिश कैबिनेट के थे, ठीक है। और ये पूरी तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल थे। अब हैरारकी देखिए, सबसे पहले वाइसरॉय, वाइसरॉय किसको किसको रिप्रेजेंट किसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे? आपके एसओएस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको रिस्पॉन्सिबल होगी? ब्रिटिश पार्लियामेंट या फिर ब्रिटिश कैबिनेट को। समझ में आया? और ये ब्रिटिश कैबिनेट का ही हिस्सा थे। फिर से समझिए कि सबसे पहले वाइसरॉय, वाइसरॉय किसको रिपोर्ट देंगे? एसओएस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को देंगे जो इंडिया के हैं, और ये एसओएस किसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ये रिस्पॉन्सिबल किसको होंगे? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ आगे, नेक्स्ट प्रोविजन क्या था कि इन्होंने एक 15 मेंबर की काउंसिल बनाई, ठीक है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को क्या करेगी? असिस्ट करेगी। ये जो काउंसिल थी ये सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी बॉडी थी, ठीक है। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये इस काउंसिल का
जो चेयरमैन था वही, सेक्रेटरी जो थे ये इसके चेयरमैन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ काउंसिल थे ये आपकी कॉर्पोरेटिव थी, कैपेबल थी किस चीज के लिए, सुइंग और बीइंग स्यूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। मींस कोई भी कोर्ट में कोई भी किसी भी तरह की कोई भी सुनवाई होगी उसके लिए यही तो रिस्पॉन्सिबल थे। इनको स्यू किया भी जा सकता है, मीन्स इनके ऊपर मुकदमा भी किया जा सकता, या ये भी मुकदमा किए जा कर सकते थे। समझ में आया? चलिए अब देखिए, इस एक्ट के थ्रू जो पूरी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी उसको इंप्रूव करने की कोशिश की गई थी, और जो गवर्नमेंट थी उसको पूरी तरीके से सुपरवाइज किया गया और कंट्रोल किया गया किसके थ्रू, इंग्लैंड के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी थी इस एक्ट के प्रोविजंस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कोई डाउट है तो फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी बेटा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, अब देखिए काउंसिल ऑफ, इसकी जरूरत क्यों थी। देखिए 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये चीजें समझ में आ गई थी कि इंडियंस को लेना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, इसीलिए इन्होंने एक पॉलिसी बनाई, क्या कि इन्होंने 3 एक्ट पास किए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। क्या, काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 92 एंड 1909। ठीक है, इन काउंसिल एक्ट के थ्रू इंडियन को, ठीक है, जो इंक्लूड किया गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में और चाहे पॉलिटिकल उसमें बात कर लीजिए रिलेशन में, इन सबको इंडियंस को इंक्लूड किया गया। अगर हम देखें जो काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में है, जो वो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए या फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। फीचर्स देखिए इस एक्ट के, फीचर्स क्या थे। देखिए इन्होंने क्या किया, it made the beginning of representative institution by associating Indians in the law making process। मीन्स क्या किया गया, सबसे पहले इसने बिगिनिंग करी किस चीज की, कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस थी उसमें इंडियंस को इनकॉर्पोरेट किया जाए। इसीलिए जो वायसराय था उसने क्या किया, कुछ इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर के फॉर्म में अपनी काउंसिल में डाला। मीन्स इन्होंने अपनी काउंसिल को एक्सपेंड किया और वायसराय कुछ इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के फॉर्म में ले सकते थे। और स्टार्टिंग में जो सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग जो उस टाइम के वायसराय थे, उन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया, जो थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर रॉय। ठीक है, ये समझ में आया। ये जो एक्ट था ये सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन को मार्क करने लगा। जब वो लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें इसको, क्यों, क्योंकि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज थे उनको लेजिस्लेटिव पावर वापस कर दी गई। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, जो सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी थी, जो आपकी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 थी, उसको रिवोक कर दिया, रिवाइज कर दिया। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या किया गया था, लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे और मद्रास से ले ली गई थी, लेकिन जो आपका काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 है उसमें इनको वापस से लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई। ठीक है, अब देखिए, और ये अपने क्लाइमेक्स पर आ गया कब, चार्टर एक्ट ऑफ 33 में, 1833 में। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या था। It provided the establishment of new legislative council of Bengal, northwestern provinces and Punjab, which were established in 1862, 1886 and 1897। कहने का मतलब क्या है कि इस एक्ट के थ्रू बंगाल को, नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंस थी उसको, और पंजाब को एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल दी गई। कब, बंगाल को दी गई 1862 में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस थी उनको दी गई 1886 में, और पंजाब को दी गई 1897 में। ठीक है, अब देखिए इस एक्ट के थ्रू वायसरॉय जो रूल्स एंड ऑर्डर बनाते थे उनको
कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन के लिए, बिजनेस के लिए काउंसिल बनाई गई थी, ठीक है। और इसी में उन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अब पोर्टफोलियो क्या होता है कि जैसे आज हम देखते हैं ना कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हालांकि उस टाइम डिपार्टमेंट्स नहीं कहे गए थे, लेकिन फिर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग काम सौंप दिया गया था, पोर्टफोलियो दे दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आज देखते हैं ना कि एजुकेशन मिनिस्ट्री है, तो वो सारा एजुकेशन से रिलेटेड जो भी काम होगा वो एजुकेशन डिपार्टमेंट देखेगा। कॉमर्स मिनिस्ट्री है, वो कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट या जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, वो सारा कौन देखेगा? आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री देखेगी। तो इसी तरीके से उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एज अ पोर्टफोलियो सिस्टम के फॉर्म में प्रोड्यूस किया। ये सबसे पहले लॉर्ड कैनन थे जिन्होंने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और इन्होंने ही इसी एक्ट के थ्रू वायसराय को ऑर्डिनेंस पास करने की पावर भी दी गई। देखिए जैसे आजकल प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करते हैं, वो जैसे मान लीजिए कोई इमरजेंसी की कंडीशन है तो वायसराय क्या करता है? ऑर्डिनेंस पास कर सकता था इस टाइम में। उसकी जो ड्यूरेशन थी वो 6 मंथ तक रहती थी, ठीक है। उसी जैसे आज हम देखते हैं ना प्रेसिडेंट पास करता है ना वो ये ऑर्डिनेंस, और मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट, मान लीजिए जो आपकी पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं है, ठीक है, तो जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं? ऑर्डिनेंस पास करते हैं जो 6 मंथ तक वैलिड रहता है। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्ट लाना चाहे तो ला सकती है, अदरवाइज 6 मंथ के बाद वो क्या होगा? नल एंड वॉइड हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब हम चलते हैं काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 की तरफ, ठीक है। देखिए इस एक्ट ने जो एडिशनल मेंबर थे ना, अभी हमने क्या पढ़ा कि जो वायसराय थे उन्होंने अपने नॉन ऑफिशियल मेंबर रखे थे जो इंडिया के थे, इन्होंने इस नंबर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। बट इनमें जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी वो ज्यादा। ध्यान दीजिए, ऑफिशियल मेजोरिटी कहने का मतलब क्या है? अभी भी इन्होंने क्या देखा कि नॉन ऑफिशियल मेंबर ठीक है आप इनको बढ़ा दो, लेकिन जो ये आपके मेजोरिटी रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल मेंबर्स की ही रहेगी। ऐसा नहीं है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की आप मेजोरिटी ज्यादा मेजोरिटी में रखोगे, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, जो फंक्शंस थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के उनको इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। और साथ ही साथ उनको पावर दी गई कि वो बजट पे डिस्कस कर सके, क्वेश्चंस अराइज कर सके, एड्रेस कर सके क्वेश्चन किस पे? एग्जीक्यूटिव पे। मीन्स किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को एग्जीक्यूट किया जा रहा है इस पे। समझ में आया? थर्ड जो था, अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना चाहिए। क्या कि एक तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है, एक आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। देन जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको वायसराय को रिकमेंडेशन देने के लिए थी, और लेजिस्लेटिव जो आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो गवर्नर को एडवाइस करने के लिए थी, ठीक है। अब जो ये जो काउंसिल थी ये आपकी बंगाल चैम्बर ऑफ काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दोनों से मिलकर बनी हुई थी। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ये आपकी गवर्नर ऑफ ये रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स और चैम्बर से मिलके बनी। मीन्स ये सारे मिलके इस काउंसिल को बनाते थे गवर्नर को एडवाइस करने के लिए। फिर से समझिए, जो वायसराय की काउंसिल थी उसको आप बोल रहे हो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और इसमें कौन कौन थे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और जो लोकल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो गवर्नर को एडवाइस कर रहे थे, और उसमें कौन कौन था? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड चैम्बर्स। देखिए इस एक्ट में कहीं इलेक्शन वर्ड का मतलब नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये मेथड तो यूज किया गया है। जो नॉन ऑफिशियल की सीट थी, चाहे वो सेंट्रल की बात करो चाहे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करो, अल्टीमेटली यही थे जो
अपने उनको जैसे गवर्नर को चूज कर लिया, ये गवर्नर आगे आगे इसको रिप्रेजेंट करेगा, तो कहीं ना कहीं इसी में फॉर्म को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।